हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब बढ़िया? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ठीक है बेटा। बेटा देखिए, अब हम फिर एक नए लेक्चर के साथ आ गए हैं वेब ऑप्टिक्स का। ठीक है, हम लोग वेब ऑप्टिक्स का ये चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग को वेब ऑप्टिक्स में 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर तो हमको ये देखना है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट। दूसरा हमको देखना है इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। तीसरा हमको देखना है बेटा डिफ्रैक्शन। क्या देखना बताओ? डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। और चौथा हमको देखना है पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण। ये सब बेटा आपका वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक, मैं स्टार्टिंग में सब सारी बातें आपको बताया हूं। बेटा मेरा वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम बताया था कि जिस सेंटर पे मैं जाके वीडियो बनाता था वहाँ के जो बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के ही हैं, उनका प्री बोर्ड वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के पश्चात हम वहाँ पे जा नहीं पाए कि वहाँ वीडियो जाके बनाए, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है वो। अब जो है बेटा, ठीक है ना बेटा, मैंने सारा का सारा जो सेटअप है वो अपने घर पे ही बना लिया है कि जिसकी वजह से मैं वीडियो बना सकूं। तो अब आपको जरूर वीडियो मिलता जाएगा प्रॉपर वेब ऑप्टिक्स का, और साथ ही साथ और भी टॉपिक्स जो आप चाहते हैं आप बिल्कुल उसको कमेंट में लिखिए, मैं बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, अभी तक वीडियो नहीं आ पाया, कुछ दिन तक थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, गैप हो गया, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, बाकी अब इधर आपका प्रॉपर वीडियो आएगा। ठीक है बेटा, तो आज बेटा एक और हम लोग इस चैप्टर का एक नया टॉपिक देखेंगे, जो कि आज का टॉपिक बेटा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप हमेशा कहते हैं कि सर ये टॉपिक लास्ट है। बेटा क्या करें ना कि कोई भी चीज़ हम जब छोड़ते हैं कि लाओ इसको छोड़ दो, ये मतलब क्या बोलते हैं किसी बुक्स में है, किसी बुक्स में नहीं है, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर ये लगता है कि सपोज दैट उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ गया, आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, आपके कंपटीशन में आ गया, जेई में आ गया, नीट में आ गया, कहीं भी, तो फिर बेटा वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शायद हमारे दृष्टिकोण से उचित नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें आपके कोर्स में है या जो चीज़ें पूछ लिया एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट हो गया। मैं कोई चीज छोड़ देता हूं और वही आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसलिए बेटा हमारे कहने का मतलब यह है कि जो है सब पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो यार। क्यों कुछ छोड़े भाई? अगर हम सब पढ़े रहेंगे तो हमारे अंदर भी एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होगा जब हम एग्जाम में बैठेंगे। क्या हम तो सब कुछ पढ़े हैं, कहां से पूछेगा? ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सब लोग पूरा का पूरा पढ़ डालिए, अपने आप को इतना मजबूत बना दीजिए कि आपको कभी ये टेंशन ना हो कि हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, कहीं यार ऐसा ना हो कि इस टॉपिक से आ जाए। आपको ये रहे कि किसी भी टॉपिक से आ जाए मैं क्वेश्चन उड़ा के ही आऊंगा। ठीक है ना। इसलिए अपने आप को बहुत मजबूत बनाइए बेटा, मजबूर ना बनाइए कि काश यार यहां से पूछ लेता तो आ जाता। आप बस भाग्य आजमाने गए हो, 4 टॉपिक पढ़ लिए, काश वहीं से आ जाता तो क्वेश्चन बन जाता है, 4 टॉपिक हमारा तैयार है। ऐसा क्यों करें? ऐसा करते हैं ना कि पूरा का पूरा टॉपिक ही तैयार कर लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, टाइम देते हैं पढ़ाई पे। बेटा टाइम तो बेटा देना पड़ेगा, कोई भी वर्क हो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। चाहे वो आपका पढ़ाई का फील्ड हो या बिजनेस का फील्ड हो, आपका खेल का फील्ड हो, आप बिना टाइम दिए आपकी स्किल कभी डेवलप हो ही नहीं सकती है। अगर आपको उस फील्ड में बादशाह बनना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं टीचिंग ही कर रहा हूं तो मैं टाइम दे रहा हूं। बेटा बात समझ आ रहा है ना? देखो रात के बेटा 11 बज रहे हैं कि ज्यादा नॉइज ना आए, शांति हो, फिर मैं जाके वीडियो बना रहा हूं। अब देखो मैं कब तक वीडियोस बनाऊंगा? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां सेटअप हो गया है, मैं भोर में भी उठ सकता हूं, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, क्योंकि बेटा सुबह में क्या होता है, दिन में क्या होता है कि बहुत सा मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, नॉइज आता है, कोई कुछ वर्क कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है तो आवाज आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रात में बनाऊंगा वीडियो कि शांति का माहौल हो, जिसकी वजह से मैं आपको मतलब अच्छे से समझा सकूं, मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और साथ ही साथ बेटा आपको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ज़्यादा आवाज़ ना आए। ठीक है ना। तो वही कहने का मतलब मेरे ये है कि आपको वक्त तो बेटा देना ही पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, कुछ भी हो। आप विराट कोहली को देख लो, एबी डिविलियर्स को देख लो, कोई भी हो, कोई कैसे इतना महान बना है, किसी से भी अगर आप पूछोगे तो बोलेगा कि हार्ड वर्क, मेहनत से, परिश्रम से, लगन से जुड़ना रह, ठीक है ना, जुड़ना पड़ता है, उस चीज़ से लगे रहना पड़ता है पूरा।
बिल्कुल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस आप लगे रहिए। आप स्टार्टिंग में लगोगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगा, आप हार्डवर्क स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको वर्क करते करते उसमें स्मार्ट हार्डवर्क आपको आ जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो ये चीजें हैं, धीरे धीरे बेटा अगर आप जुड़े रहोगे ना तो आप उसमें से खुद ढूंढना स्टार्ट कर दोगे कि यार कैसे कर दूं तो ये चीजें बहुत जल्दी हो जाए, बहुत ईजिली हो जाए। ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में कभी व्हाट्सएप पे या मतलब कहीं फेसबुक पे या कुछ भी अगर आप टाइप करना स्टार्ट किए होगे फर्स्ट टाइम तो आपकी उंगलियां उतनी तेज नहीं चलती होंगी, लेकिन अब उस चीज में आप काफी हद तक सही हो गए होगे, या तो हो सकता है बहुत अच्छे हो गए हो। तो क्या होता कि कैसे हुए, आपने उस पर वक्त दिया। ठीक है, आप बिल्कुल बेटा आप किसी चीज पे वक्त दीजिए, 100% जान लीजिए कि अगर आप वक्त देना स्टार्ट कर दिए तो एक दिन आपका दौर आएगा। इसमें कोई ठीक है ना, कहीं टेंशन की बात है ये नहीं है, और ना कहीं इसमें क्या बोलते हैं कोई परेशानी की बात है कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा। बस समझ में आना ना? तो बिल्कुल बेटा अगर आप वक्त देंगे तो 100% जान लीजिए कि आपका दौर निश्चित आने वाला है। तो आप चीज़ों पे वर्क दीजिए, ठीक है ना, बस लगे रहिए, जुड़े रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपको उसमें स्मार्ट हार्डवर्क दिखता जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, जिसकी वजह से कि मतलब आप थोड़ा रिचार्ज हो जाओ, आप थोड़ा सा मतलब अगर सपोज दैट अगर आप डेविएट हो तो आप अपने रास्ते पे आ जाओ, जिसकी वजह से ठीक है ना आपकी लाइफ बन सके, क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही रहे हो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आओ हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आज बेटा हम लोग देखेंगे डॉपलर इफेक्ट। क्या देखेंगे बताओ? डॉपलर इफेक्ट। लेकिन बेटा ये डॉपलर इफेक्ट आप जो क्लास 11th में पढ़े थे, जहां आप वेव पढ़ रहे थे, ये डॉपलर इफेक्ट उसी प्रकार से ही है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वहां पे साउंड में हम लोग डॉपलर इफेक्ट देखते थे और यहां पे लाइट में क्या बोलते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट देखेंगे। अब चूंकि साउंड भी एक सोर्स ऑफ वेव है, मतलब वेव का स्रोत है साउंड, जो आवाज निकल रहा है किसी हॉर्न से, मेरे मुख से या कहीं से भी, ये भी बेटा वेव ही है। मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहा था यही वेव ऑप्टिक्स, तो एक दिन आपको वेव के बारे में नॉलेज दिया था कि वेव क्या होता है। पानी में पत्थर फेंका था, विस्फोट हुआ था, लहरें बनी थी, चल रही थी, याद करो, वो भी एक प्रकार से वेव था। साउंड वेव की बात बताया था। रस्सी पे बेटा याद करो झटका दिया था, रस्सी पे एक ठीक है ना बंप किया था, यानी कि देखे होगे रस्सी ऐसे लहराते हुए आगे बढ़ा था। इन सब के बारे में सारी नॉलेज मैं आपको दिया हूं, इसलिए कहता हूं कि अगर आपको बेसिक से चैप्टर्स पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो स्टार्टिंग से हर एक वीडियो देखते चलो। ठीक है, तो वही कि जो आप 11th में पढ़े थे वो बेटा साउंड में डॉपलर इफेक्ट था। ठीक है ना, आज हम लोग को लाइट में डॉपलर इफेक्ट देखना है कि लाइट का डॉपलर इफेक्ट क्या है। ठीक है ना, यानी कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, यानी कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। बात समझ में आया? ठीक है, अब एक मिनट के लिए मैं ये भी मान सकता हूं कि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसको 11th का डॉपलर इफेक्ट भी ना पता हो, तो आओ बेटा थोड़ा सा मैं उसके बारे में रफली नॉलेज दे देता हूं कि साउंड का डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, उसकी फील देने की कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत, कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। ठीक है ना, या अगर आप 11th में पढ़े हो, भूल चुका है, तो थोड़ा सा आपके याद में आ जाए। लेकिन बेटा अब ये नहीं है कि मैं डॉपलर इफेक्ट का पूरा चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना आज लाइट में डॉपलर इफेक्ट बताना है, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। तो इसलिए मैं इतना बना के ठीक है ना वीडियो आज दे रहा हूं। हां, अगर आपको डॉपलर इफेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप बिल्कुल कमेंट में बोलिए कि सर हमको डॉपलर इफेक्ट चाहिए, और आगे बेटा जैसे ही मतलब क्या बोलते हैं ठीक है ना, मैं डॉपलर इफेक्ट का वीडियो बनाऊंगा, जब वो टर्म आएगा तो उस टाइम पे उसका लिंक मैं इस पे ठीक है ना डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल वहां से जाके इजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आओ बेटा हेडिंग डालो, ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है, ठीक है बेटा, तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट यानी कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। ठीक है बेटा, एक मिनट में वीडियो में देख लो कि सब कुछ प्रॉपर आ रहा है ना। हाँ, बहुत सही। तो ठीक है बेटा,
तो अब देखेंगे ये प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, ठीक है। अच्छा, अब देखो डॉपलर प्रभाव है क्या, ठीक है। आओ सबसे पहले इसकी फील लेते हैं हम लोग साउंड वेव से। साउंड वेव से इस डॉपलर प्रभाव का फील लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो देखो बेटा, आप कई बार, ठीक है ना, ये फील किए होगे कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है ना, जैसे कोई एम्बुलेंस है, ठीक है ना, वो एम्बुलेंस आपके अगर करीब आ रहा है, जैसे आप अपने क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, थोड़ा फील करो बेटा, जो भी चीज़ें बताऊं जैसे ही बोलूं उसको अपने मन में एक वीडियो बनाओ कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना, उसको फील करो, चीज़ों को फिजिक्स से फील करना पड़ता है। जैसे आप सोचो कि आप अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो या आप अपने घर के रूम में हो, ठीक है। तो देखो मान लो कोई एम्बुलेंस आ रहा है, तो एम्बुलेंस जैसे जैसे आता है उसकी जो हॉर्न बजती है, उस हॉर्न की जो बेटा आवाज होती है आपको तेज सुनाई देता है धीरे धीरे। मान लीजिए आप कहीं थे अपने रूम में या अपने क्लास में, एम्बुलेंस आपके करीब आ रहा है, आप उस एम्बुलेंस को देख नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं आप अपनी खिड़की से उस एम्बुलेंस को देख रहे हो, आप बैठे ही हो, बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन आपको यह फील हो जाएगा कि एम्बुलेंस हमारे करीब आ रहा है बिना देखे। कैसे फील हो जाएगा? क्योंकि आपको उसकी जो आवाज है वो धीरे धीरे तेज सुनाई देगा समय के साथ साथ। जैसे जैसे वो आपके नजदीक आएगा, जैसे जैसे वो आपके करीब आएगा, आपको तेज सुनाई देते रहेगा उसकी आवाज। लेकिन उसके बाद जब वो आपके पास, मतलब रोड है नीचे, वहां तक पहुंच गया, उसके बाद जब वो फिर दूर जाने लगेगा तो फिर आपको फील होने लगेगा कि हमारे पास से अब वो धीरे धीरे दूर जा रहा है। ऐसा आपने कभी फील किया होगा। तो आपने देखा होगा कि आप बिना उस एम्बुलेंस को देखे आप ये मन में सोच लेते हो कि यार कुछ देर पहले एम्बुलेंस हमारे पास आ रहा था, फिर वो मेरे घर के या मेरे क्लास के बगल में आया, ठीक है, और फिर वहां से वो आगे बढ़ा। आप बिना देखे फील कर लिए। आप खुद सोचो कि आप बिना देखे कैसे फील कर लिए। आप बिना देखे इसलिए फील कर लिए क्योंकि आपको उस एम्बुलेंस की जो हॉर्न्स थी, उसकी जो आवाज आ रही है, वो आवाज कभी आपको धीरे धीरे तेज सुनाई देने लगा, यानी कि आवाज अधिक होने लगा, और फिर देखे होंगे कि जब वो आपके पास आकर वो दूर जाने लगा तो आवाज उसकी धीरे धीरे स्लो होने लगी। अब बताओ एक बात कि आपने इस चीज को बिना देखे एहसास कर लिया, अनुभव कर लिया, किसके आधार पर? उसके आवाज को सुनकर। यही बेटा जो घटना है ना, यह है आपका डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव में क्या होती है कि जो सोर्स से फ्रीक्वेंसी निकल रही है, यानी कि एक सेकंड में जो कंपनों की संख्या निकल रही है, वो रियल कंपनों की संख्या से हमको कभी कभी ज्यादा आभास होता है और कभी कभी रियल कंपनों की संख्या से कम आभास होता है। इसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव, यानी कि फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ी हुई प्रतीत होती है और कभी घटी हुई प्रतीत होती है। शायद मैं सेंटेंस बोल दिया, लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि ये फ्रीक्वेंसी से लेना देना क्या है ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, पेशेंस बनाए रखिए। आप 100% जानिए कि अगर आप वीडियोस पूरा देख रहे हैं तो मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा किसी भी तरह से। बस आप पेशेंस बनाइए, देखिए चीजों को क्या है। देखो बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान दो। देखो जैसे बेटा लो, ये आपका एक हॉर्न है, ठीक है ना बेटा, यानी कि ये आपका सोर्स ऑफ वेव है। बोलो भाई क्या है, बताओ। ये आपका सोर्स ऑफ वेव है और यहां से बेटा मतलब आवाज निकलेगा, ये आप देखो, ठीक है ना। ये आपका साउंड क्या बोलते हैं, ठीक है ना, चलने का, ठीक है ना, दिशा है, वेव के चलने का दिशा है। यहां मान लीजिए आप खड़े हो, यहां मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है ना। ये है ऑब्जर्वर, यानी कि प्रेक्षक, ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि मान लो बेटा यहां से तरंगे निकल रही हैं, ठीक है, तरंगे निकल रही हैं। अब ये तरंगे आगे बढ़ेंगी। पहला कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन मैंने ले लिया, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये ले लिया कि हमारा जो ये स्रोत है और ये जो ऑब्जर्वर है, ये दोनों गतिशील नहीं है, दोनों रुके हुए हैं, दोनों रेस्ट में हैं,
बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें से कोई गतिशील नहीं है, दोनों के दोनों रेस्ट में है। यानी कि ये भी रेस्ट में है, ये भी नहीं चल रहा है, ये भी स्थिर है और ये भी रेस्ट में है। ठीक है, दोनों रेस्ट में है। तो अगर बेटा दोनों रेस्ट में है तो 100% आप ये जान लीजिए कि इसकी जो रियल आवृत्ति होगी, किसकी, यानी कि स्रोत की, जहां से वेव निकल रहा है। आवृत्ति मतलब बेटा 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, ये आवृत्ति होता है। ठीक है ना, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, ये हमारी आवृत्ति है। ठीक है, जैसे सपोज दैट आप बातों को समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए आपका फैन है, तो 1 सेकंड में वो 10 चक्कर लगा लिया तो उसकी आवृत्ति 10 हो गई। कोई दूसरा फैन है, पंखा भाई, ठीक है, कोई दूसरा फैन है, वो 1 सेकंड में 20 चक्कर काट रहा है तो उसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 20। इसी प्रकार से आओ वेव के में, ठीक है, वेव के बारे में सोचो कि जैसे मान लो मैंने पानी में पत्थर फेंका, तो आप देखते होंगे कि वो लहर बनता है, कहीं मतलब क्या बोलते हैं ऊंचा हो जाता है, फिर कहीं गड्ढा हो जाता है, सर्किल नुमा। मैं आपको फील कराया था ये चीजें। तो मान लीजिए 1 सेकंड में 10 लहर निकला, तो इसका मतलब उसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 10। आपको बात समझ में आ रहा होगा। यहां कंपनों का मतलब वो कितनी लहर बन रही है, इससे मतलब है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है आवृत्ति। तो इसी प्रकार से साउंड वेव में, ठीक है ना, देखो बेटा, तो ये हमारा आपका साउंड वेव की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो साउंड वेव में बेटा मान लो मैंने बोला कि पहला वाला रेस्ट में है, यानी कि जो स्रोत है वो भी रेस्ट में है, और जो श्रोता है, जो सुन रहा है, ठीक है ना, यानी कि जो प्रेक्षक है, ठीक है ना, वो भी बेटा आपका रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है। तो उस समय इसकी जो रियल आवृत्ति है, मान लो इसकी रियल आवृत्ति न्यू है बेटा, आवृत्ति को यानी कि फ्रीक्वेंसी को सुन लो ध्यान से, ठीक है ना, आवृत्ति जिसकी इंग्लिश होती है बेटा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बताते चलेंगे। आवृत्ति को बेटा न्यू से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं एन से भी डिनोट करते हैं और कहीं कहीं एफ से भी डिनोट करते हैं। यानी कि चाहे इससे करिए, चाहे इससे करिए, चाहे इससे करिए, तीनों में से किसी से भी कर दीजिए तो ठीक है। फिलहाल हम लोग, ठीक है ना, यहां पे न्यू से ही डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एन से देखे होंगे मैं इस चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई मर्तबा डिनोट किया हूं, ठीक है। तो ये जो आवृत्ति है, जो इसकी रियल आवृत्ति है, यानी कि 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या है, ठीक है ना, जो इसकी रियल आवृत्ति है, वही आवृत्ति ये प्रेक्षक एहसास करेगा, सुनेगा। यानी कि अगर आवृत्ति मान लो मैंने न्यू मान लिया तो ये न्यू आवृत्ति ही सुनेगा। यानी कि प्रेक्षक को, यानी कि लिसनर को, ठीक है ना, जो सुनाई देने वाली आवृत्ति होगी वह जो रियल आवृत्ति होगी उसी के बराबर होगा। जैसे मैं क्या फील करना, मैं क्या बताना चाहता हूं, ये देखो। जैसे सपोज दैट, वही बात फिर से आता हूं कि जैसे आप अपने रूम में थे, तो रूम के बाहर देखे होंगे कि मैंने बताया था कि एम्बुलेंस है, आ रहा था कहीं से, और मान लीजिए वो आपके घर के बगल में जस्ट खड़ा हो गया आके, और वहां से वो अपना क्या बोलते आवाज निकाल रहा है, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे, ठीक है ना, कि उसकी जो आवृत्ति है आपको एक समान सुनाई देती होगी, उसकी जो आवाज आती होगी वो आपको एक समान सुनाई देती होगी। ऐसा नहीं है कि कभी आवाज बहुत तेज होते जा रहा है या कभी आवाज बहुत स्लो होते जा रहा है, आवाज आपको उसका बराबर सुनाई देता होगा। यानी कि जितनी भी तेज आवाज आ रही है उतनी ही तेज आवाज आएगी। हाँ, अब अगर वो, ठीक है ना, जो ड्राइवर बैठा है वो उसकी सायरन जो आवाज आ रही है उसको कम कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो छेड़ाखानी ना करे तो आवाज आपको प्रॉपर सुनाई देगा और आप ये फील कर लोगे बिना देखे कि यार वो आके लग रहा वहां पे खड़ा है बगल में। बोलो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो इसका मतलब ये है कि उस समय जो लिसनर है, ठीक है ना, ठीक है, जो श्रोता है, खैर यहां मैं प्रेक्षक दे दिया, जो प्रेक्षित कर रहा है चीजों को, जो ऑब्जर्व कर रहा है सारी चीजों को, ठीक है ना। तो जो प्रेक्षक है उसको सुनाई देने वाली आवृत्ति और स्रोत से निकलने वाली आवृत्ति, ये दोनों सेम होगा। यानी कि जो स्रोत की आवृत्ति होगी वही आवृत्ति प्रेक्षक को सुनाई देगा, क्योंकि आवाज ना ही उसको बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है ना ही उसको घटती हुई प्रतीत हो रही है, बीच वाला केस है। यानी कि आवाज उसको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, उसको ये फील है बिना देखे कि सायरन बगल में बज रहा है, एम्बुलेंस चल नहीं रहा है, खड़ा है।
तो ये आपका तो हो गया केस पहला, जब दोनों क्या हो बताओ बेटा, रेस्ट में। आइए बात करते हैं केस सेकंड का, केस सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा केस सेकंड में क्या होगा, चलिए केस सेकंड में देखो क्या होगा, ध्यान देना। हाँ अभी तक बेटा ये भी बता दूं मैं आपको, अभी ये केस फर्स्ट में ये डॉपलर इफेक्ट नहीं चल रहा है। डॉपलर इफेक्ट में अभी कुछ दिन पहले आपको बताया कि तब बात करेंगे जब श्रोता को आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी या आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होगी। रियल आवृत्ति तो कुछ और है, लेकिन उसको लगेगा आवाज बढ़ रहा है या आवाज घट रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डॉपलर इफेक्ट वाली कंडीशन, ठीक है। ये हमारा पहला कंडीशन था, नॉर्मल कंडीशन था, जब हमारा श्रोता भी, ठीक है, सुनने वाला भी कहीं बैठ के या लेट के सुन रहा था और जहां से आवाज आ रही थी वो भी रेस्ट में था। बोलो यार कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब आइए बात करते हैं केस सेकंड का। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में बेटा हमारा जो ये स्रोत है, ठीक है ना, लो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हम जान रहे हैं कि ये जो स्रोत लिए हैं कोई वेव का स्रोत होगा, सोर्स लिख दिया, सोर्स। और जो ये मेरा प्रेक्षक है, जो ऑब्जर्वर है, जो सुन रहा है, आप श्रोता भी लिख सकते हो, लिसनर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो बस कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा, क्या है चीजें, ठीक है ना। प्रॉपर कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाना चाहिए और बिल्कुल आ जाएगा। आप बस धैर्य पूर्वक देखते रहिए वीडियो। थोड़ा सा बेटा क्या होता है कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं बहुत शॉर्ट में करने का प्रयास करता हूं, लेकिन कोई जब चीजें छूटती है तो अंदर से गुड फील नहीं आता है। अभी देखो कि मतलब मैं अभी कुछ देर पहले बताया कि ये जो आपका डॉपलर इफेक्ट है, ये क्लास 11th का चैप्टर है, जिसमें वेव, ठीक है, साउंड वेव के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये मैं कह तो दिया, लेकिन अंदर से मुझे गुड फील नहीं हो रहा है, मेरा इच्छा कर रहा है मैं उसको भी बता दूं, लेकिन फिर ये सोच रहा हूँ कि अगर उसको बताऊंगा तो बहुत कहानी लंबी हो जाएगी, बहुत खिंच जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चा तो आया है, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये जो लाइट का डॉपलर प्रभाव पढ़ने और कहेगा सर साउंड का डॉपलर प्रभाव पढ़ा के पूरी चैप्टर चले गए, ठीक है। तो इच्छा करती है कि मैं आपको क्या बता दूं, जितनी नॉलेज है सारी नॉलेज दे दूं कि आपका सब हो जाए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना पड़ता है कि रुक जाओ अनु भैया आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, ठीक है ना, चीज़ों के डीप में जाना स्टार्ट कर दोगे, 11th में जाना स्टार्ट कर दोगे तो आज का जो टॉपिक है वो नहीं हो पाएगा। हाँ लेकिन मैं बेटा बनाऊंगा हर टॉपिक, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, मैं एक एक करके हर टॉपिक बनाऊंगा, आप ये जान लीजिए, कोई भी टॉपिक छूट नहीं सकता है, चाहे वो 11th का चैप्टर है, चाहे वो 12th का चैप्टर है। आगे मैं बेटा BSc MSc सबका लेवल डालने वाला हूँ, ठीक है ना। बस थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो ठीक है, और अच्छा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सेकंड केस क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो सोर्स है, वो सोर्स और ये जो प्रेक्षक है, यानी कि जो आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ये जो आपका ऑब्जर्वर है, ये दोनों में से कोई एक या दोनों एक दूसरे के पास आए। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे सुनो बेटा, ये मान लो ये जो, ठीक है ना, अभी आप समझो, चलो ये डेस्टर लेता हूं मैं, डेस्टर, ठीक है। ये डेस्टर मान लो बेटा, ये डेस्टर जो है, ये डेस्टर हमारा है स्रोत, जहां से वेव निकल रहा है, जहां से साउंड निकल रहा है। मान लो बेटा ये हॉर्न है, ठीक है। ये है हमारा लिसनर। अब देखो मान लो मैं स्रोत को स्थिर रखा और लिसनर को पास लाया। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारे आंख पे पट्टी बांध दिया जाए, आंख पे पट्टी बांध दिया जाए, और ये हॉर्न जो एम्बुलेंस का हॉर्न है, मान लो मैं एम्बुलेंस की ज्यादा चीजें फील किया हूं अपने लाइफ में, तो इसलिए मैं मतलब क्या बोलते वही समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये मतलब कहीं रुका होगा सड़क पे, आपके आंख पे पट्टी बांध दिया जाए, आप देख नहीं रहे हो और आप चलना प्रारंभ किए, ठीक है ना, कोई आपका हाथ पकड़ लिया और आपको चलाना प्रारंभ किया, तो आप इतना जरूर फील करोगे कि मैं कहीं धीरे धीरे एम्बुलेंस के पास जा रहा हूं, जो कि आप देख नहीं रहे हो। और एम्बुलेंस से क्या बोलते हैं, वो आवाज निकलनी चाहिए, ये नहीं है कि आवाज बंद हो जाए, तब आप नहीं फील कर पाओगे। तो जैसे जैसे आप पास जाओगे, आप देखोगे कि आपको यह फील होगा कि उस एम्बुलेंस की जो आवाज थी, जो इस एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज थी, वो बेटा आपको तेज सुनाई पड़ना स्टार्ट होगा, अधिक। बोलो, तो आप उसको जो है धीरे धीरे फील कर लोगे कि मैं धीरे धीरे निकट जा रहा हूं उसके। तो अब यहां देखो, यहां कौन गति कर रहा है, बताओ, यहां कौन गति कर रहा है, यहां ऑब्जर्वर गति कर रहा है, या श्रोता गति कर रहा है, लिसनर गति कर रहा है। किधर गति कर रहा है बताओ,
किधर गति कर रहा है? स्रोत की ओर, वो धीरे धीरे पास आ रहा है, तो उसको इतने समय आवाज तेज सुनाई दे रहा है। तो आवाज ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है, इसका मतलब उसके कान पे जो आवृत्ति पड़ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी पड़ रहा है, वह इसकी रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एहसास हो रहा है। तेज का मतलब ये हो गया। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा केस देखो, दूसरा, इसको स्थिर कर दिया, इसको पास ला रहा हूं। हाँ, आंख पे पट्टी अभी भी बंधा ये बाधा है, तो इसको जब मैं धीरे धीरे पास ला रहा हूं, तब भी इसको ये एहसास हो जाएगा कि मेरे करीब आ रहा है ये। फिर इसको आवाज ज्यादा तेज सुनाई देगा। बोलो भाई, फिर बेटा अगर देखा जाए तो आवाज इसको तेज सुनाई देगा, इसका मतलब इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसमें एक और केस, ये केस सेकंड का ही कई केसेस है। ये भी और ये भी, ये दोनों मतलब ऐसे करीब आए, दोनों करीब आए, तो बताओ इनके बीच में, बताओ बेटा, देखो देखो देखो, इनके बीच में बताओ दूरी बढ़ रही है कि घट रही है? दूरी घट रही है। सर इस सेकंड केस में जो आपने तीनों केसेस बताया, यानी कि पहला केस कि सर आपका प्रेक्षक चले, नजदीक आए, या दूसरा केस सर ये जो स्रोत है वो नजदीक आए, या तीसरा केस कि सर दोनों एक दूसरे के निकट आए, नजदीक आए। तो इन तीनों केसों जो, ठीक है, इन तीनों केसों में बेटा आप देखे होंगे कि आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी, यानी कि उसको आवाज तेज सुनाई दिया होगा। बात समझ आ रहा है? मान लो रियल आवृत्ति न्यू था इसका, बोलो मेरे भाई, रियल आवृत्ति न्यू था, और ये सुनाई देने वाला आवृत्ति जिसको आभासी आवृत्ति बोलेंगे, ठीक है ना, वो उसको मान लो न्यू नॉट था, सॉरी न्यू डैश था, न्यू नॉट क्या मानू, न्यू डैश मान ले रहा हूं, न्यू डैश है। तो 100% ये है कि जो न्यू डैश होगा वो न्यू से ज्यादा उसको फील होगा। ये चीजें बेटा आपका कहलाएगा डॉपलर इफेक्ट। यहां डॉपलर इफेक्ट है कि जो आभासी आवृत्ति है, सुनाई देने वाली आवृत्ति है, किसको? ऑब्जर्वर को, उसकी रियल आवृत्ति से वो उसको ज्यादा सुनाई देगा, अधिक होगा। कौन? आभासी आवृत्ति। ठीक है, इस सेकंड केस में आप देखे होंगे कि इस, यानी कि जो स्रोत है, जो प्रेक्षक है, इनके बीच में जो सापेक्षिक गति हो रहा था, जो रिलेटिव मोशन हो रहा था, वो ऐसा हो रहा था कि वो एक दूसरे के क्या आ रहे थे बताओ? निकट आ रहे थे, वो एक दूसरे के पास आ रहे थे। यानी कि कैसा आपेक्षिक गति हो रहा था? अच्छा, आपेक्षिक वर्ड क्यों किया? आपेक्षिक वर्ड बेटा ये लिया, ये देखो रुका था एक बार, ये चल रहा था, एक बार ये रुका था, ये चल रहा था, एक बार दोनों चल रहे थे, लेकिन ऐसा चल रहे थे कि इनके बीच दूरी घट रही थी। तो इसलिए मैंने बात किया है क्या? सापेक्षिक। आपेक्षिक और सापेक्षिक दोनों एक ही बात है बेटा, कहीं सापेक्षिक भी लिखा होगा, सुन लो, ठीक है ना, यानी कि सापेक्षिक, ठीक है, या आपेक्षिक, ठीक, यानी कि रिलेटिव, सापेक्षिक या आपेक्षिक गति, ठीक, यानी कि रिलेटिव मोशन। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, तो ये चीजें हैं, यानी कि सापेक्षिक या आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन। अच्छा, कैसी होनी चाहिए बताओ? दूरी घटे या बढ़े दोनों के बीच में, यानी कि सर ये जो स्रोत है S, ठीक है, और हमारा, ठीक है ना, एंड, और जो मेरा ऑब्जर्वर है O, इनके बीच में बताओ कैसी सापेक्षिक गति होनी चाहिए? यानी कि दूरी जो है वो घटनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस कम होनी चाहिए, दूरी घटे, ठीक है ना, दूरी घटना चाहिए, याद रखो। तो इन दिस केस हमारी जो ये बेटा न्यू डैश होगी, न्यू डैश यानी कि जो मेरी आभासी आवृत्ति होगी, वह इस रियल वाले आवृत्ति से बताओ ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा होगा। ये मेरा डॉपलर प्रभाव है, यानी कि हम बिना देखे ये एहसास कर लिए कि हम ऑब्जर्वर, सॉरी, जो हम मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर है, सॉरी, ठीक है ना, जो ऑब्जर्वर है वह उस स्रोत के निकट जा रहा है, या दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। आंख पे पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी फील कर ले रहे हैं। बात समझ में आया? अच्छा, अब बात आया कि सर इस न्यू डैश का मान कितना होगा? ठीक है, इसका बेटा डेरिवेशन भी मैं करूंगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे डॉपलर प्रभाव जो चैप्टर है हमको पढ़ाने दीजिए, मैं बिल्कुल इसका डेरिवेशन करूंगा। लेकिन बेटा अगर डेरिवेशन के चक्कर में रहा तो काफी टाइम लग जाएगा, फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो, तो अब क्या है, इस बेटा ये इस न्यू डैश की जो वैल्यू होती है वो होता है
न्यू डैश, ये तो 100% है कि जो न्यू डैश है वो न्यू से अधिक होगा, ठीक है। अब बात आया कितना होगा, तो न्यू डैश बराबर बेटा होगा न्यू रूट में, ठीक है ना, 1 प्लस वी बाई सी अपान 1 माइनस वी बाई सी, ठीक है। रूट में देखो न्यू 1 प्लस वी बाई सी अपान 1 माइनस वी बाई सी। अब आप कहेंगे कि सर यहां v क्या है, c क्या है, ठीक है ना, ये सब क्या है। खैर इसके बारे में तो मैं बताया कि न्यू डैश क्या है और न्यू क्या है। देखो बेटा न्यू डैश है हमारा आभासी आवृत्ति, यानी कि जो लिसनर है, ये जो श्रोता है, उसको सुनाई देने वाला आभासी आवृत्ति। क्योंकि बोला हूं कि इस केस में क्या हो रहा है बताओ, ये जो सेकंड केस है इसमें जो गति हो रहा है उसमें देखो जो स्रोत है यानी कि जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है यानी कि जो लिसनर है, इनके बीच में दूरी घटना चाहिए। यानी कि दूरी क्या हो रहा है बताओ, घट रहा है। और जब दूरी घट रहा है तो उस समय न्यू डैश न्यू से क्या है बताओ, बड़ा है। तो अब देखो ये न्यू डैश है हमारी आभासी आवृत्ति, न्यू है हमारा रियल आवृत्ति, यानी कि इस स्रोत की जो रियल आवृत्ति है 1 प्लस वी बाई सी। अब v क्या है, v बेटा चूंकि सोर्स में और ऑब्जर्वर के बीच में सापेक्षिक गति हो रहा है तो कोई ना कोई तो उनके बीच वेग होगा, कोई ना कोई उनके बीच में ठीक है ना वेलोसिटी होगा। कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लास 11th में, ठीक है ना, बताया जाता है। यानी कि जब आपका काइनेमेटिक्स चलेगा तो उसमें सारी चीजें बताया गया है। खैर आइए, ठीक है, तो ठीक है v क्या है बताओ, v जो है बेटा इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि स्रोत और जो प्रेक्षक है, ठीक है, इनके बीच की क्या कौन सी वेलोसिटी है बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी है। c क्या है, प्रकाश का वेग। c क्या है बताओ, प्रकाश का वेग। अब देखो बेटा प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है बताओ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बताओ v प्रकाश के वेग से कम ही होगा, तो आप जब v बाई सी में, ठीक है, v बाई सी को आप डिवाइड करोगे, यानी कि v में डिवाइड करोगे c का, तो चूंकि c बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, v छोटा है, तो 100% भाग देने के बाद लेस देन 1 आएगा, 1 से छोटी चीजें आएंगी। बोलो भाई। अच्छा तो अब देखो ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा इसका क्या मतलब है v बाई सी का छोटा होना, अभी मैं कुछ देर बाद बताता हूं, 1 मिनट पहले चीजों को और समझो, ठीक है बेटा। देखो इधर, अच्छा अब देखो, अब आइए देखते हैं सर आवृत्ति कैसे बढ़ी है। देखो ध्यान दो, देखो 1 प्लस वी बाई सी और यहां है 1 माइनस वी बाई सी। बताओ यहां पे v बाई सी में 1 ऐड किया हूं, न्यूमरेटर देखो भाई अंश, और यहां पे v बाई सी में, ठीक है, v बाई सी को 1 में से घटाया गया है। तो 100% ये है कि बेटा जो न्यूमरेटर है हमारा, जो अंश है हमारा, ठीक है ना, जो हमारा अंश है वो बड़ा है किससे बताओ, हर से। बोलो जो हमारा अंश है, जो मेरा न्यूमरेटर है, बोलो ना, वो बड़ा है किससे बताओ बेटा, डिनोमिनेटर से। बोलो भाई। तो अगर अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया तो भाग दोगे तो 100% ये बड़ा आएगा पूरी चीजें। अरे भाई आप जब डिवाइड करोगे तो ये पूरी चीजें बड़ी आएगी। किससे बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। आप रूट ले लो, ठीक है ना, आप रूट लोगे तो ठीक है वैल्यू जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आप अगर जब बेटा जब कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि v डैश जो है वो, सॉरी जो न्यू डैश है वो न्यू से बड़ा आएगा, 100% है। क्यों, क्योंकि सर जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर की तुलना में ज़्यादा बड़ा है, इसे जब भाग देंगे तो ये चीज़ें और बड़ी हो जाएंगी, और जब बड़ी हो जाएंगी तो गारंटी है कि न्यू डैश का मान फिर, अच्छा बड़ी हो जाएंगी यानी 1 से बड़ी ही आएगी। अच्छा भैया 1 से मान लो अगर बेटा बड़ी आए तो अगर आप न्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। मान लो, चलो ऐसे मान लो कि इसकी जो वैल्यू है वो आ गया, मान लो 1.5, कितना आ गया बताओ, 1.5, ठीक है। ये पूरी वैल्यू रूट निकाला मैं, और ये न्यू की वैल्यू जो रियल फ्रीक्वेंसी है वो मान लो है, ठीक है ना, आपका कुछ भी मान लो, चलो 50 हर्ट्ज मान लो या 100 मान लो, ठीक है ना, 100 हर्ट्ज मान लो, चलो भाई मान लो, मानने में क्या जाता है। तो जैसे आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे वो कितना हो जाएगा बताओ, 150 हर्ट्ज हो जाएगा। तो बताओ ये न्यू का मान कितना हो गया बताओ, 150 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि सर हमारा जो न्यू डैश है वो न्यू से क्या हो जाएगा बताओ, अधिक हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी। बोलो मेरे भाई। अच्छा
अब आइए बात करते हैं थर्ड केस का। केस थर्ड की बात करते हैं। बेटा अगर आपको ये पूरा साउंड वाली कहानी समझ में आ गया ना, तो लाइट वाली कहानी समझ में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें हैं। अच्छा अब बात करते हैं सर थर्ड केस का। थर्ड केस में बेटा क्या है कि सापेक्षिक और आपेक्षिक गति जो हो रही है, यानी कि जो सापेक्षिक गति हो रही है किसे? श्रोता और सोर्स, यानी कि आपका जो ये सोर्स है जहां से साउंड निकल रहा है और ये जो श्रोता है जो सुन रहा है चीजों को, अगर इनके बीच में ऐसी सापेक्षिक गति हो कि इनके बीच दूरी बढ़े। दूरी बढ़े मतलब दोनों में से कम एक ऐसा हो जो ऐसा गतिशील हो कि उनके बीच दूरी बढ़ती जाए। कहना क्या चाहता हूं, वही वाली बात। देखो तीसरा केस का ये पहला कंडीशन कि ये लो, ये इसको बोला था ना उस बार, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये है हमारा सोर्स और ये है हमारा ऑब्जर्वर। लो भाई ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ठीक है ना, ये जो आपका स्रोत है वो दूर जा रहा है। अब देखो बताओ कैसी सापेक्षिक गति हो रही है? क्या इनके बीच में दूरी बढ़ रही है कि घट रही है? दूरी बढ़ रही है। दूसरा केस, ठीक है ना, ये रुका हो और ये दूर जा रहा हो, तब भी देखो ऐसी सापेक्षिक गति हो रही है, ऐसी रिलेटिव मोशन हो रही है कि दूरी अभी भी बढ़ रही है, या दोनों दूर जा रहे हो। ठीक है, तो आप खुद फील करो बेटा, इस केस में आपको वो जो सायरन है, वो जो आपका मतलब एम्बुलेंस था, उसकी आवाज जो है आपको तेज सुनाई देता जाएगा कि धीरे धीरे स्लो होता जाएगा? खुद फील करो, स्लो होता जाएगा। स्लो होता जाएगा इसका मतलब जो आभासी आवृत्ति है वो कम हो जाएगा। कौन सी आवृत्ति से? वास्तविक आवृत्ति से, यानी कि रियल आवृत्ति से। तो चलो भैया इन दिस केस, ठीक है ना, अब ये जो बेटा आप जो ग्रेटर का साइन लगाए थे, ठीक है ना, जिधर, ठीक है, उधर कर दो स्मॉलर का साइन। इसका मतलब जो न्यू डैश है वो न्यू से कम हो जाएगा। अच्छा अब क्या होगा, बस आप यही जो चीज डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, और जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में लिख लो। बात समझ में आया? अब फिर कहते हैं कि इस फार्मूले का डेरिवेशन आप बिल्कुल वेट करिए, मैं आपको दूंगा। जिस दिन मैं आपको साउंड वेव पढ़ाऊंगा बेटा, मैं उसको सारी बातें बताऊंगा, कहां से आया कैसे आया, मैं जड़ से खोद के निकालूंगा सारी एक एक चीजों को। लेकिन फिलहाल अभी आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा। कब तक चीजों का मैं डेरिवेशन करता चलूंगा हर एक टॉपिक में, पिछले टॉपिक्स का, ठीक है। तो ये चीजें हैं, चलो ठीक है, बाकी बताएंगे सब बेटा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि ये जहां पे प्लस था वहां मैंने माइनस कर दिया, और जहां मैंने माइनस था वहां क्या कर दिया? प्लस। अच्छा भैया थर्ड केस, ठीक है, जैसे इस बार बताओ, उस बार दूरी घटी थी, तो इस बार दूरी क्या होनी चाहिए बताओ? दोनों के बीच में दूरी बढ़नी चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में जो दूरी है बेटा वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाए। हाँ, उसमें से कौन गति कर रहा है हमको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसी सापेक्षिक गति होनी चाहिए कि दूरी बढ़नी चाहिए। चाहे ऑब्जर्वर गति करे, चाहे हमारा क्या बोलते हैं सोर्स गति करे, चाहे दोनों गति करे, हमको इससे लेना देना नहीं है। हमको लेना देना सिर्फ इससे कि इनके बीच में दूरी बढ़नी चाहिए। दूरी बढ़ेगी तो जो आवृत्ति, जो आवाज मेरे कानों तक आ रही है, वह आवाज हमको 100% धीरे धीरे स्लो होता हुआ फील होगा, और जो हमें फील हो रहा है, जो हमें सुनाई दे रहा है, उसको हम बोलेंगे न्यू डैश। और जो रियल वाला निकल रहा है, यानी कि उस स्रोत से निकल रहा है, वो है हमारा न्यू। बार बार इस चीजों को बताया, शायद थोड़ा बहुत तो अब समझ में आता होगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब बताओ बेटा, इन दिस केस जब मैं उल्टा कर दिया तो आप भाग दोगे तो एक से छोटा आएगा, रूट निकालोगे तो और भी छोटा हो जाएगा, न्यू से मल्टीप्लाई करो। अब जैसे फिर जैसे न्यू का मान लो 100 माना था, चलो न्यू, इस बार इसका वैल्यू मान लो 0.5, ठीक है। 0.5 सॉल्व करने के बाद मान लो 0.5 आ गया, 1 से लेस देन आ गया, ठीक है। तो न्यू के अंदर रखोगे बताओ 100 इंटू 0.5, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 50 हर्ट्ज। तो बताओ बेटा न्यू डैश की मान कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज। उस बार कितना आ गया था? 150 हर्ट्ज। बोलो, वो सर मतलब एक मैं न्यूमेरिकली वैल्यू ले लिया जिसकी वजह से मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर 3 केस हमारे सामने आया, हमने कुछ जान गया कि हाँ बिल्कुल क्या है सर। सर केस नंबर पहला देखो, ध्यान दो, ये लेते हैं ऐसे। केस नंबर पहला, सर ये स्थिर हो, ये स्थिर हो, दोनों स्थिर हो, ठीक है। यहां से आवाज निकल रहा है, इसकी कोई ना कोई रियल फ्रीक्वेंसी है, मान लो 100 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में ये 100 बार जो इसमें वेव्स निकल रहे हैं वो कंपन कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा तो अब ध्यान दो, तो ये जो है ये दोनों स्थिर है, ये दोनों स्थिर है, पहला और दूसरा, यानी कि स्रोत भी स्थिर है, ऑब्जर्वर भी स्थिर है। तो इस टाइम पे इस ऑब्जर्वर को
जो रियल वाला फ्रीक्वेंसी है वही सुनाई पड़ेगा, यानी कि जो न्यू डैश होगा वो न्यू के इक्वल होगा, बात खत्म। ये कहानी डॉपलर प्रभाव की कहानी नहीं है, नॉर्मल कहानी है। डॉपलर प्रभाव कहानी यानी कि आवृत्ति या तो बढ़ती हुई प्रतीत हो या तो घटती हुई प्रतीत हो। अब आते हैं सेकंड और थर्ड, ये डॉपलर की बात होगी। अब देखो सेकंड वाली में क्या हो गया था, इनके बीच में दूरी घट रहा था। अब दूरी घट रहा था, अब ये डिपेंड नहीं करता कि इनमें कौन गति कर रहा है, बस मिला जुला के दूरी घटनी चाहिए। तो उस केस में बेटा इस श्रोता को जो आवाज सुनाई देगा वो धीरे धीरे तेज होता जाएगा, और जब तेज होता जाएगा तो इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी, जो आभासी फ्रीक्वेंसी है, सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है, फील करने वाली फ्रीक्वेंसी है, वो 100% रियल फ्रीक्वेंसी से क्या होता होगा, ज्यादा। बोलो तीसरी कहानी बेटा, तीसरी कहानी देख लो। तीसरी कहानी यह है कि अगर सर इनके बीच में दूरी क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो अगर दूरी बढ़ेगा तो 100% यह है कि जो आवृत्ति होगा वो इस श्रोता को घटती हुई प्रतीत होगी। ये थर्ड केस है। तो ये बेटा आवृत्ति का बढ़ते हुए प्रतीत होना या आवृत्ति का घटते हुए प्रतीत होना, ठीक है ना, ये हमारा कहलाएगा डॉपलर प्रभाव। और ये कब होगा, जब सर श्रोता और स्रोत इन दोनों के बीच में सापेक्षिक गति हो। सापेक्षिक गति में दोनों कंडीशन आ गया, यानी कि एक बार दूरी दोनों के बीच में घटेगी और एक बार दूरी दोनों के बीच में बढ़ेगी, ये सापेक्षिक गति होनी चाहिए। क्या बात आपको फाइनल हुआ बेटा? तो ये फार्मूला आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो बात थी साउंड की, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर लाइट से रिलेटेड क्या बात है डॉपलर इफेक्ट में। आओ देखते हैं बेटा लाइट से रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट में क्या बात है। बस आप हमको 2, 4, 5 मिनट या 10 मिनट का और वक्त दीजिए, बस बात फाइनल हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट डॉपलर इफेक्ट क्या है ये समझ में आ गया, तो लाइट से रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कारण जो स्रोत आप उस बार साउंड वाला माने थे, ध्वनि वाला माने थे, वो स्रोत हम लाइट का मान लेंगे, यानी कहीं से लाइट जहां से उत्सर्जित हो रहा है, जैसे कोई तारा हो गया, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, बात समझ में आया क्या? जहां से लाइट का उद्गम हो रहा है, जहां से लाइट निकल रहा है, ठीक है। देखो देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए अब बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये लाइट में डॉपलर इफेक्ट क्या है। चलो देखो बेटा ध्यान दो। अब देखो बेटा मैं कुछ विजुअल रेज ले रहा हूं। खैर आप विजुअल रेज के बारे में सुने होंगे, दृश्य प्रकाश, जिसमें 7 रंग होता है, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। थोड़ा ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है ना, विबग्योर, ठीक है, ध्यान दो। विबग्योर का मतलब बेटा क्या हो गया, मैं ठीक है ना, आप जानते भी होंगे लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं विबग्योर, ठीक है। ये है आपका वॉयलेट, ठीक है, ये आपका है बेटा इंडिगो, ठीक है, ये आपका है बेटा, ठीक है ना, ब्लू, ये आपका है ग्रीन, ये आपका है येलो, ठीक है, ये आपका है ऑरेंज, और ये आपका है रेड, ठीक, ध्यान देना। अब 1 मिनट बेटा, थोड़ा अच्छे से आपको समझना है मेरे भाई, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो बेटा ये जितनी भी कलर्स की लाइट हैं, ठीक है, ये तो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आती हैं, विजुअल रेज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। विजुअल रेज, इनविजिबल रेज, ये सब क्या होता है बेटा, सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा उस समय जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो वहाँ पूरी की पूरी चीज़ें बताऊंगा कि क्या होता है विजुअल रेज, क्या होता है इनविजिबल रेज, ठीक है, किसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, किस रेंज में होता है, ये सब सारी बातें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका विजुअल रेज है। तो बेटा जैसे जैसे आप रेड से वायलेट की ओर जाते हो बेटा, ध्यान देना, रेड से वायलेट की ओर, समझना, वैसे वैसे बेटा इन कलर्स की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। यानी कि रेड की, कोई रेड कलर है, रेड कलर का लाइट आ रहा है, आपने कोई टॉर्च है, टॉर्च में रेड कलर से लाइट निकल रहा है, उसकी एनर्जी देखा जाए, और कहीं से वायलेट कलर की, ठीक है ना, रेज आ रहा है, यानी कि कोई ऐसा टॉर्च है जिसमें, ठीक है ना, वायलेट रंग का रेज निकल रहा है, उसकी एनर्जी, इन दोनों में वायलेट की बहुत अधिक होगी, किससे बताओ, रेड से। हाँ,
रेड से ज्यादा किसका होगा? ऑरेंज का, ऑरेंज से ज्यादा येलो का, येलो से ज्यादा ग्रीन का, ग्रीन से ज्यादा ब्लू का, ब्लू से ज्यादा इंडिगो का, इंडिगो से ज्यादा वायलेट का। जैसे आप इंद्रधनुष देखे हो ना, तो उसमें 7 कलरें होती हैं, यानी 7 रंग होती हैं इंद्रधनुष में। तो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम रेड से वायलेट की ओर जाएंगे। यही जो बेटा रंगों का एक क्रम मिलता है हमको, जैसे इंद्रधनुष, उसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम भी 2 प्रकार का होता है बेटा, एक सतत होता है, एक असतत होता है, यानी एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस बोलो या लीनियर भी बोल सकते हो, लीनियर होता है, ठीक है ना। ठीक है, सब कुछ आपको पता चलेगा। ये चीज़ आप केमिस्ट्री में भी पढ़ने के लिए पाओगे, जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे सर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, आप देखोगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो सबके बारे में बताएंगे कि कैसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, क्या चीज़ें होंगे, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और जब हमारा मौका आ जाएगा तो मैं भी करूँगा, फिलहाल अभी देख लेते हैं जो है, ठीक है। तो ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये इंडिगो है, ये वायलेट है। जैसे जैसे बेटा मैं रेड से वायलेट की ओर जाऊंगा, एनर्जी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बताओ? एनर्जी किसकी? लाइट की। अच्छा, अब देखो बेटा एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, अब देखो, ठीक है ना, ये E बराबर होता है एच न्यू। क्या होता है बताओ? E बराबर एच न्यू। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, E बराबर एच न्यू। ये प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक थे, सॉरी, ये प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, वो बताएं कि कोई भी जो लाइट सोर्स होता है, वहां से जो लाइट निकलता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है, जो कि हमारे न्यूटन ने भी बोला था, न्यूटन के कणिकावाद के सिद्धांत में। लेकिन उन्होंने उस कणों का नाम फोटॉन रखा। क्या रखा बताओ? फोटॉन। और कहा कि एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो एच होगा। एच होता है बेटा प्लांक कांस्टेंट, यानी कि प्लांक नियतांक, ठीक है। अच्छा, और न्यू बेटा होता है आवृत्ति। किसकी आवृत्ति? लाइट की आवृत्ति। तो देखो बेटा एच तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ये चीज तो हमारी कांस्टेंट हो गई। तो एनर्जी और न्यू बताओ एक दूसरे के आपको अनुक्रमानुपाती दिख रहे हैं कि व्युत्क्रमानुपाती? इसका मतलब वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आप बताओ क्या है? ठीक है, ई जो है बेटा आपका, ई जो है, ई वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, न्यू के। यानी कि जिसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी 100% है, उसकी आवृत्ति भी बढ़ती जाएगी। तो मेरे भाई सिर्फ मुझे इतना बता दो आप कि सबसे ज्यादा आवृत्ति इन 7 में देखा जाए तो किसका होगा? सर चूंकि सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट की है, किसकी तुलना में? रेड की तुलना में, रेड की तुलना में। हाँ, बीच में एक क्रम मिलता जाएगा, ठीक है ना, रेड से ज्यादा ऑरेंज का, ऑरेंज से ज्यादा येलो का, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ जो इंड्स वाले हैं हमारे रेड और वायलेट में केवल उनकी बात अभी कर रहा हूं, ठीक है। तो वायलेट की एनर्जी ज्यादा होगा किससे बताओ? रेड से। पहली बात बेटा नोट कर लो। तो E बराबर एच न्यू वाले फार्मूले से देखा जाए तो आवृत्ति, ठीक है ना, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी भी किसकी ज्यादा होगी बताओ? फ्रीक्वेंसी भी किसकी ज्यादा होगी? एक मिनट बेटा, फ्रीक्वेंसी भी किसकी ज्यादा होगी? सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है ना हमारा, यानी कि न्यू ज्यादा होगा वायलेट का। किससे बताओ? रेड से न्यू ज्यादा होगा। अच्छा मेरे भाई, आवृत्ति ज्यादा होगा, यानी कि अगर लाइट सोर्स की बात करें, लाइट सोर्स की बात, और कोई लाइट सोर्स आप जैसे देखो, याद करो अभी कुछ देर पहले साउंड सोर्स जब करीब आ रहा था, साउंड सोर्स करीब आ रहा था या आप उसके करीब जा रहे थे, मिला जुला के जब दूरी घट रही थी, तो याद करो अभी कुछ देर पहले साउंड वाले में देखिए, डॉपलर प्रभाव में आवृत्ति बढ़ रही थी। क्या थी बताओ? आवृत्ति बढ़ रही थी। तो आवृत्ति बढ़ रही थी, तो यहां देखो, अगर जैसे वहां पे साउंड सोर्स करीब आ रहा था, वैसे कोई लाइट सोर्स आपके करीब आया बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से, मान लो कोई स्टार है वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, तो आप बताओ उस समय उस लाइट सोर्स की आवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। जैसे पिछला वाले केस में आवाज तेज सुनाई दे, ठीक है, दे रहा था आपको रियल वाले से, उसी प्रकार से जब लाइट पास आएगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, और जब आवृत्ति बढ़ेगी तो बताओ जो आपका स्पेक्ट्रम है वो किधर शिफ्ट होगा बताओ? सर जब बहुत दूर रहा होगा तब तो सर रेड,
उसके बाद फिर स्पेक्ट्रम कैसा दिखा होगा, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। जैसे जैसे वो पास आ रहा है वैसे वैसे आपको जो रंग प्रतीत होगा, उस स्टार को आप जो देख रहे हो उसकी रंग बदलता होगा। यानी बहुत दूर रहेगा आपको रेड दिखेगा और तेजी से पास आ रहा है तो ऑरेंज हो जाएगा, उसके बाद येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वो पास आ रहा है आपको आभास होने वाली आवृत्ति बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से साउंड वेव में आपने देखा था कि आवृत्ति बढ़ रहा था। आवृत्ति जब बढ़ रहा था तो वहां आवाज आपको तेज सुनाई दे रहा था। आप आंख पे पट्टी बांधे हुए थे लेकिन फिर भी फील कर ले रहे थे कि वह साउंड सोर्स जो है, यानी कि जो वो हमारा एम्बुलेंस है वो हमारे करीब आ रहा है या हम खुद उसके करीब जा रहे हैं। मिला जुला के ऐसी आपेक्षिक गति जो एक दूसरे के निकट आए। ठीक है, ध्यान देना। तो बताओ बेटा, अब जैसे जैसे बताओ कोई लाइट सोर्स, कोई स्टार है, मान लो यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर है और यहां पे बेटा ये कोई स्टार है, स्टार। बताओ अब ये स्टार मान लो पास आ रहा है, इसके करीब आ रहा है, तो बताओ ये आपका जो स्पेक्ट्रम होगा वो धीरे धीरे बताओ रेड की ओर शिफ्ट होगा कि आपका वायलेट की ओर शिफ्ट होगा। बताओ किधर शिफ्ट होगा, वायलेट की ओर। क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे ये पास आएगा इसको आभास होने वाला फ्रीक्वेंसी यानी न्यू डैश इसको बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, और जब इसको न्यू डैश बढ़ता हुआ प्रतीत होगा तो न्यू मतलब आवृत्ति। तो बताओ किसकी आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति किधर बढ़ रही है, बताओ वायलेट की ओर। तो इसका मतलब सर इसको जो स्पेक्ट्रम होगा वो धीरे 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 ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और लास्ट में फाइनली क्या दिखने लगेगा बताओ, जब सबसे करीब आ जाएगा उसके तो उस समय बताओ क्या दिखेगा, वायलेट। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस बेटा इस घटना को कहते हैं जो स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो रहा है। बताओ स्पेक्ट्रम किधर शिफ्ट हो रहा है सर, वायलेट की ओर। इसको कहते हैं वायलेट शिफ्ट। क्या बोलते हैं बताओ, वायलेट शिफ्ट। ठीक है, ये घटना यानी कि जैसे जैसे स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो रहा है इधर, इसको बोलते हैं वायलेट शिफ्ट। ठीक है, इसको वायलेट शिफ्ट कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा मेरे भाई याद रखो ये वाला केस। अब आइए बात करते हैं कि सर अगर मान लीजिए ये स्टार, ध्यान देना, अगर ये स्टार पास आया धीरे धीरे, देखो ये स्टार पास है और पास आके फिर जब दूर जाने लगेगा, सर जब दूर जाने लगेगा बेटा समझना थोड़ा, ठीक है ना। स्टार देखो अब पहले तो पहला केस में पास आया, ठीक है ना, यहां पास आने वाली कहानी है पास, और यहां बेटा दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है। तो जब बेटा ये दूर जा रहा है तो उस टाइम पे फिर आ जाओ हमारे साउंड वेव में, जब एम्बुलेंस आपसे दूर जा रहा था तो बताओ आपको जो आवाज सुनाई दे रही थी वो धीरे धीरे स्लो हो रहा था कि और तेज हो रहा था। कैसा प्रतीत हो रहा था, स्लो। तो जब स्लो प्रतीत हो रहा था तो इसका मतलब यह था कि आवृत्ति आपको घटती हुई प्रतीत हो रही थी। ठीक है, तो अब बताओ इसी प्रकार से जैसे वहां पे एम्बुलेंस था वैसे यहां पे स्टार है, तारा है कोई भाई जिससे लाइट निकल रहा है। तो वो जब ऑब्जर्वर से, ये ऑब्जर्वर है बेटा, ये ऑब्जर्वर थोड़ा अच्छा बेटा मेरा आर्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको आप ऑब्जर्वर ही मानो। ठीक है, ठीक है, एक मिनट अच्छे से बना दूं। ठीक है, ये अब देखो इन दिस केस दूर जा रहा है। कौन दूर जा रहा है बताओ, ये जो हमारा स्टार है। ठीक है, और इस केस में बताओ क्या आ रहा था, बताओ पास आ रहा था। अच्छा, तो अब जैसे जैसे बेटा ये दूर जा रहा था तो बताओ आवृत्ति बताओ घटती हुई प्रतीत होगी कि बढ़ती हुई प्रतीत होगी, यानी जो आभासी आवृत्ति है न्यू डैश, आप बताओ सर घटती हुई प्रतीत होगी। और जब आवृत्ति धीरे धीरे घटेगा, यानी देखो इस जगह रहेगा आवृत्ति कुछ और होगा, यहां रहेगा आवृत्ति और कम, यहां रहेगा आवृत्ति और कम, यहां रहेगा आवृत्ति धीरे 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 कम होते जा रहा है। तो जब आवृत्ति कम होते जा रहा है तो बताओ रेड से वायलेट की ओर जाने पर आपकी आवृत्ति घट रही थी या वायलेट से रेड की ओर जाने पर आपकी आवृत्ति घट रही है। आप यहां से देख के बताओ सर एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है तो 100% है E बराबर एच न्यू से, साथ ही साथ न्यू बढ़ रहा है, यानी कि अगर एनर्जी बढ़ेगी जिसकी तो उसकी न्यू बढ़ेगी। रेड से वायलेट की ओर, रेड से वायलेट की ओर एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब आवृत्ति बढ़ रहा है, और जब आवृत्ति बढ़ रहा है तो 100% ये तय है, ठीक है ना, कि जब हम वायलेट से रेड की ओर जाएंगे तो आवृत्ति घटेगा। इसका मतलब ये स्पेक्ट्रम जो है धीरे धीरे बदलता जाएगा। जब एकदम बेटा पास आया होगा, याद करो जब एकदम पास आया होगा तो उस समय तो
किधर हो गया था बताओ, वायलेट की ओर स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो गया था धीरे धीरे रंग बदलते हुए। लेकिन जैसे जैसे ये स्टार फिर दूर गया होगा फिर वापस गया होगा। देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी धीरे 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 ये जो आपका न्यू डैश, इन दिस केस में न्यू डैश बेटा बढ़ रहा था, इस केस में न्यू डैश घटेगा। जब न्यू डैश घटेगा तो 100% बता रहे हैं जो स्पेक्ट्रम होगा वो वायलेट से रेड की ओर जाएगा। इसको कहते हैं बेटा रेड शिफ्ट। क्या कहते हैं बताओ, रेड शिफ्ट। क्या आपको बात समझ में आया? और ये पूरी बेटा जो आपका घटना था ये आपका प्रकाश में डॉपलर प्रभाव है। तो बेटा मैं जानता हूं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, शायद 10 मिनट या 5 मिनट 4 मिनट पे नहीं बताया होगा, लेकिन आप खुद बताइए कि अगर मैं आपको वो सारी चीजों का फील नहीं देता साउंड वेव से रिलेटेड, तो क्या आपको ये आवृत्ति का बढ़ना या आवृत्ति का घटना क्या आपको ये फील होता? तो ठीक है, इसीलिए मैं पहले वो आपको बताया कि कैसे आवृत्ति बढ़ेगा, कैसे आवृत्ति घटेगा साउंड वेव में। फिर यही बात मैं लाइट से रिलेटेड बताया कि किधर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, किधर जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है, किधर जाने पे एनर्जी घटती है, किधर जाने पे फ्रीक्वेंसी घटती है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब बात यह है कि सर ये न्यू डैश का मान निकालना हो तो हमें, तो बेटा अगर न्यू डैश का मान निकालना तो आप वही फार्मूला लगाओगे जो मैं उस बताया था, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू अंडर रूट। बताओ इस समय आप दूर जा रहे हो ना, आवृत्ति घट रही है ना, तो जब आवृत्ति घट रही है तो 100% है कि ऊपर 1 माइनस वी बाई सी हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस वी बाई सी हो जाएगा। जाके देखो फार्मूला बेटा वही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो साउंड वेव में लगेगा वही आपका प्रकाश वाले वेव में भी लगेगा। आइए बात यहां कर देते हैं, यहां न्यू डैश बराबर इसका उल्टा हो जाएगा न्यू, ठीक है, न्यू ये हमारा कौन सी आवृत्ति है बताओ, ये हमारा रियल आवृत्ति है, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस वी बाई सी, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी बाई सी, क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी। यानी कि यहाँ मैंने दो केस लिया, एक पास आने वाला, एक दूर जाने वाला। पास आने वाले केस में वायलेट शिफ्ट बोलेंगे, यानी स्पेक्ट्रम वायलेट की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि आवृत्ति जो है बेटा वो बढ़ रहा है, आवृत्ति बढ़ रहा है तो 100% ये है कि वायलेट की ओर ही जा रहा है, क्योंकि वायलेट की आवृत्ति सबसे ज्यादा। बार बार एक ही बातों को मैं जान के रिपीट कर रहा हूँ कि आपके मन में स्टोर हो जाए। जब दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी जो आभासी आवृत्ति है जो प्रेक्षक देख रहा है वो घटेगा, तो जो मेरा स्पेक्ट्रम होगा वो किधर बताओ शिफ्ट होगा, रेड की ओर शिफ्ट होगा। और जो हमारा ये फार्मूला होगा न्यू डैश या यहाँ न्यू डैश निकालने का, ये दोनों फार्मूला मैं लिख दिया हूं जो कि साउंड वाले केस में भी लिखा था। हाँ, एक चीज आप जरूर बेटा जान लो यहाँ पे कि फार्मूला आप यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा एक सूत्र होता है, मैं आपको पहले भी बताया हूं, ये सूत्र पिछले भी टॉपिक्स में बताया हूं, ठीक है ना। एक सूत्र होता है बेटा V इज इक्वल टू न्यू लेमडा। V बेटा साउंड की वेलोसिटी है। क्या है बताओ, साउंड की वेलोसिटी। लिखते चलो, थोड़ा बहुत लिखना हो कि भूल जाओ कि हाँ यार V क्या है। न्यू बेटा साउंड का या भाई क्या बोलते हैं, ठीक है ना, प्रकाश का मिला जुला का वेव का, वेव की आवृत्ति है ये। और लेमडा क्या है, ये हमारा वेव का तरंग दैर्ध्य है। तो बेटा अगर मैं इस लेमडा को इस साइड भेजूं, ठीक है, तो बताओ या करके, ठीक है, तो आपका लेमडा अगर इस साइड आएगा तो बताओ V बाई लेमडा इज इक्वल टू न्यू। तो बताओ बेटा यहां पे न्यू और लेमडा एक दूसरे के आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जिस केस में न्यू बढ़ेगा, ठीक है, उस केस में तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। और जिस केस में न्यू घटेगा उस केस में तरंग दैर्ध्य क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब देखो इस केस में न्यू घट रहा है ना, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सर जो लेमडा डैश होगा ना, लेमडा डैश वो बढ़ेगा, क्योंकि किसी किसी जगह आपको केवल वेवलेंथ के द्वारा ही समझाया जाएगा, तो मैं उसको भी बता दिया। यहां पे लेमडा बढ़ेगा। इस केस में देखो न्यू डैश बढ़ रहा है, तो यहां पे जो लेमडा डैश होगा वो क्या होगा बताओ, घटेगा। आप कहोगे सर ये लेमडा डैश है क्या? ये हमारा आभासी तरंग दैर्ध्य है। जैसे हमारा न्यू डैश आभासी आवृत्ति होता था, वर्चुअल फ्रीक्वेंसी होता था, वैसे हमारा ये लेमडा डैश आभासी तरंग दैर्ध्य है, यानी कि वर्चुअल वेवलेंथ है। तो बेटा क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि आज का डॉपलर इफेक्ट क्या है प्रकाश से संबंधित? हां सर, समझ में आया। यानी कि सर आवृत्ति का बढ़ना या आवृत्ति का घटना ऐसा जब प्रतीत होता है किसको, ऑब्जर्वर को, तो वो हमारा क्या कहलाता है बताओ, डॉपलर इफेक्ट। यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वर है,
ठीक है ना, उसको जो आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है या आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है, तो वही घटना क्या कहलाता है बताओ? डॉपलर प्रभाव। बात समझ में आया? कब बेटा आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी, ये भी मैं आपको केस बताया, ठीक है ना। आवृत्ति कब बढ़ती हुई प्रतीत होगी, ये भी मैं केस बताया। कब आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होगी, ये भी मैं केस बताया। साथ ही साथ बेटा आपको ये कुछ फार्मूले भी बताया, साउंड से रिलेटेड भी फील दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, आप ये सारी चीज़ों को अपने लैंग्वेज में नोट बनाइए। अपने लैंग्वेज में नोट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाते हो तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा आप लोग, ठीक है ना। इसको नोट्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला लेक्चर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स का देखेंगे। तो ठीक है बेटा, कल एक और लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल्स का, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स पढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही।